हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। बाल विकास की आज की क्लास में हम सांख्यिकी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और वेरी शॉर्ट में तो आना ही आना है। शॉर्ट में आपका कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपका जितना ही बाल विकास का था वो आपके सर ने करवा दिया था। सांख्यिकी वाला मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है राजनीतिक राज्य। पहले ज़माने में क्या होता था, पुराने समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता था? एक राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए, राज्य के बारे में जानकारी के लिए। राजा महाराजा के पास अगर राज्य के सारे आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे, कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है, कौन कैसी स्थिति में है, कितना व्यय हो रहा है, कितना आ रहा है उस पर वो क्या टैक्स वगैरह, तो इन सब का जो है उससे अगर आंकड़ा प्राप्त नहीं होगा तो क्या है, राज्य की स्थिति नहीं सुधरेगी, ठीक है। तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता था सांख्यिकी का। इसकी उत्पत्ति इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से एवं जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स से भी मानी जाती है, ठीक है। इस सांख्यिकी के पिता इंपॉर्टेंट है, जो है गॉटफ्राइड एकेनवाल, ठीक है। सांख्यिकी के पिता कौन है? गॉटफ्राइड एकेनवाल। सबसे पहले इन्होंने ही सांख्यिकी की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट, सांख्यिकी का अर्थ देखते हैं कि सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो सांख्यिकी से तात्पर्य प्राप्तांकों और परीक्षाओं से प्राप्त आंकड़ों आदि प्रदत्तों होता है, प्रदान किए जाने वाले का संग्रह करना और उन्हें भली बातें समझने हेतु सुसंगठित व्यवस्थित करना, ठीक है। क्या सांख्यिकी में करते क्या है हम, कि हमें जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं इधर उधर से, कहीं से भी हमने कोई आंकड़े ले लिए, तो उनको इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि उनको हम समझने हेतु मतलब उनका प्रयोग कर सके। जैसे मान लो विद्यालय है, हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कहाँ प्रयोग होगा? विद्यालय में प्रयोग होगा सांख्यिकी का। तो उसमें क्या है, सारे आंकड़े प्राप्त हुए, कितने विद्यार्थी हैं, कौन किस क्लास में, किसकी स्थिति कैसी है, बच्चों की उन्नति अवनति का प्रयोग, मतलब उससे उनमें सुधार। जैसे कोई अगर नहीं पढ़ने में ठीक है तो उन सारे बच्चों को एक्साइट कर लिया, फिर उनकी अलग से तैयारी। तो ये सब क्या है, ये सब आंकड़े आपके किस में आ जाएंगे? सांख्यिकी में आ जाएंगे, ठीक है। बजट बनाना, बजट तैयार करना, आय व्यय, इन सब का क्या है, आपका जो भी होगा विद्यालय प्रशासन का, प्रबंधन का, वो आपका सब किस में आएगा? सांख्यिकी से उसका करेंगे हम। परिभाषा क्या है कि वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णय कब होगा? जब हम उससे निष्कर्ष निकालेंगे तभी तो हम निर्णय लेंगे, से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। बाउले ने डेफिनेशन दी है कि सांख्यिकी क्या है? गणना का विज्ञान है, ठीक है। इसमें गणनाएं की जाती हैं, ठीक। सांख्यिकी क्या होती है कि गणना का, काफ़ी सारे आंकड़े होते हैं बहुत बड़ी बड़ी मात्राओं में। औद्योगिक धंधों में भी आपका सांख्यिकी का प्रयोग होता है। जनगणना में देख लीजिए, जनगणना भी आपकी तभी संभव होती है सांख्यिकी। कई सारे आंकड़े प्राप्त होते हैं। अच्छा, आपको ये चार्ट तो याद होंगे ना, ये सब आपके किस में आते हैं? सांख्यिकी में ही तो आते हैं, ठीक है। आगे सांख्यिकी का महत्व देखते हैं सरलीकरण में। सरलीकरण में कैसे होता है कि बहुत सारे असंपूर्ण आंकड़े जितने भी प्राप्त हुए हैं उनको क्या है, सरल रूप में व्यक्त कर लेते हैं चार्ट बना के, ठीक है। इस तरीके से आपको चार्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए किसी उसका मतलब कार, बस, बाइक की अगर हम कंपनियों का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर कंपनियों के नाम लिखे होंगे, यहाँ पर कारों की संख्या लिखी होगी कि कितनी बनाई जा रही हैं, ठीक है, कितनी बेची जा रही हैं। तो ये सब कैसे आंकड़ा प्राप्त होगा उनका, कितने साल में कितना हुआ, तो ये सब आपको सांख्यिकी के द्वारा ही तो आंकड़े दिए जाते हैं सारा, ठीक है। उसी में आंकड़े होते हैं आपके। अनुसंधान कार्यों में इसका यूज़ होता है, औद्योगिक धंधों में इसका यूज़ होता है, प्राप्तांकों की व्याख्या करने में, या जो भी प्राप्तांक मिला है उसको आगे उसकी व्याख्या करने में, उससे मतलब सुधार और उन सब में इसका प्रयोग हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन की योग्यताओं, बजट बनाने में, वार्षिक आय व्यय में, विद्यालय की वार्षिक आय व्यय की गणना करने में, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने में और तथ्यों की तुलना करने में, ठीक है। तुलना का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने जैसे आपको कार वाला एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें क्या है, कंपनी, अब कंपनियों की आपस में तुलना हो जाएगी कि नहीं? तो यही सब है सांख्यिकी में, यही है कि जो भी आंकड़ा मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, उसका क्या है, उसका ही हमको अध्ययन करना है, गणनाओं से करना है, उससे निष्कर्ष निकालना है, उसका विश्लेषण करना है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है आपका आंकड़ा। तो आंकड़ों का अर्थ होता है कि जो जो जानकारी है आपका, उसका उपयोग सांख्यिकी गणनाओं में करके कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। वो निष्कर्ष किसके आधार पर निकलेगा? आंकड़ों के आधार पर। अगर आंकड़े ही नहीं होंगे तो हम सांख्यिकी की जो गणना है वो किस पे करेंगे?
ठीक है। तो जो आंकड़े हैं ना वो एक आधार है कि जिन पर हम सांख्यिकी लागू करते हैं और तब हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है। आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं? आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ठीक है। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं कि जब पहली बार हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तो वो आपके आंकड़े होते हैं प्राथमिक आंकड़े। और जब उन प्राथमिक आंकड़ों से ही हम अपने इच्छा अनुसार अपने मन से आंकड़े निकालते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, तो वो आंकड़े क्या होते हैं आपके? वो आंकड़े आपके द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांख्यिकी के नियम सार्वभौमिक होते हैं, यह एक कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर पूछा जाता है कि सांख्यिकी क्या विज्ञान है, ऐसे पूछा जाएगा कि सांख्यिकी है विज्ञान, कला, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पर आपको चूज करना है कि सांख्यिकी क्या है आपकी? सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों होती है। ठीक है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसकी आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो स्तंभाकृति वाला कहलाता है, यानी कि आयत चित्र कहलाता है। अब स्तंभों वाला है। अच्छा, आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? आवृत्ति का मतलब होता है किसी कोई भी जो मान है उसका बार बार आना। आवृत्ति मतलब आवृत होना, उसका बार बार आना। ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, इसको बारंबारता भी कहते हैं। देखिए आयत चित्र जो मैंने आपको बताया था, मैं बच्चों की क्लास का एग्जाम्पल दे रही थी, वहाँ पर कुछ इस तरीके से बने होते हैं ना, तो वहाँ पर करते क्या है, बच्चों को हम क्वेश्चन कैसा देते हैं कि ये बताइए कि कोई भी, जैसे यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है ये यहाँ पर कार की संख्या है। ठीक है। ये कारों की संख्या है। ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया कारों की संख्या और ये कंपनियों के यहाँ नाम लिखे हैं। ठीक है। तो वहाँ पूछा जाता है कि यहाँ पर ये लिखा हो कि ये ईयर लिखा हुआ है कि ये 2012 का, ये 13 का, ये 14 का, ये 15 का, ये 16 का। ठीक है। यहाँ पर मैं 14 लिख देती हूँ। ठीक है। तो बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए कौन से ईयर में कार ज़्यादा बिकी। तो बच्चे क्या है, इस ऊंचाई को देख के ही तो बता पाते हैं कि कहाँ कार ज़्यादा बिकी। तो ये ऊंचाई क्या हुई है? ऊंचाई बता रही है बारंबारता को। ठीक है। ऊंचाई किसको बता रही है? ऊंचाई बारंबारता को बता रही है। तो यही है कि जो भी आयत चित्र हुआ उसमें जो भी ऊंचाइयां दी गई होंगी वो किसको प्रदर्शित करेंगी? बारंबारता को। बारंबारता का मतलब ये हुआ कि कोई भी मान, जो मान बार बार आ रहा है, ठीक है, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये टेट में पूछा भी गया है 2 बार कि किसी आयत चित्र में जो स्तंभ की ऊंचाई होती है वो किसे बताती है? तो वो बारंबारता को बताती है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट शुरू हो गए हैं। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और माध्यिका बहुलक सब इसी में आ जाएंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपका एक आया था, तो अच्छे से देखते हुए चलना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ है किसी आवृत्ति वितरण में कौन सा आवृत्ति वितरण के पास है, कौन सा आवृत्ति मतलब कौन सा मान वितरण के पास है, इसके मापों द्वारा ऐसे प्राप्तांकों का पता लगाया जाता है जो उस समूह के संपूर्ण प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व कर सके। जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको यहाँ पर कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, ये मान लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे करके लिख देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो आपने औसत सुना होगा। औसत में क्या होता है कि एक मान निकल आता है जो सबके बारे में बताएगा। ठीक है। सबका प्रतिनिधित्व करता है वो। तो यही होता है केंद्रीय प्रवृत्ति में। केंद्रीय प्रवृत्ति जो होता है उसमें एक ऐसा प्राप्तांक निकाल लेते हैं, एक ऐसा माप निकाल लेते हैं जो सबका प्रतिनिधित्व करे। अगर इसके औसत की बात करें या इसके मध्य अंक की बात करें तो आपका वो क्या निकल आएगा? 4 निकल आएगा। तो ये 4 जो है ना इन सभी का प्रतिनिधित्व करेगा यहाँ पर। ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में यही होता है। रॉस के अनुसार है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था ऑब्जेक्टिव में, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको डाल लेना। ठीक है। क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्यिका, बहुलक और दिया था एक परिसर। परिसर आपका सांख्यिकी में आता है लेकिन ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यही तीनों है। माध्य को बोलते हैं मध्यमान, समांतर माध्य भी बोला जाता है, इंग्लिश होती है मीन। मध्यांक को या माध्यिका को बोलते हैं मीडियन। बहुलक या बहुलांक को बोलते हैं आपका मोड। ठीक है। अब माध्य को देखिए कि माध्य क्या होता है। माध्य आपका औसत होता है, जैसे औसत निकाला जाता है ना, वही माध्य है। ठीक है। यही समझ लो कि माध्य आपका औसत ही है,
किसी समूह के प्रदत्तों का वह प्राप्तांक जो उनका मध्य प्राप्तांक हो मध्यमान कहलाता है। मध्यमान प्राप्तांकों का मान औसत मान होता है। ठीक है, जो औसत होता है ना किसी उसका आंकड़े का या किसी मानों का पदों का जो औसत होगा वही आपका माध्य होता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सबसे अधिक विश्वसनीय मध्यमान होता है। अगर तीनों जो मैं बात करूं माध्य माध्यिका बहुलक में सबसे विश्वसनीय सबसे शुद्ध अगर सबसे कहीं मान निकलता है तो अब किस में निकलता है, वो मध्यमान में आता है। ठीक है, ये आपका पूछा भी गया था कि इसकी गणना ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन ये आए हैं जो भी ये मैंने लिखे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में ही आया था कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो वहाँ पर आपका मध्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आपकी बुक में या मॉडल में कुछ और दिया है तो कंफ्यूज मत होना, यही जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि पदों के योग में पदों की संख्या से अगर भाग देंगे तो मध्यमान ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या सूत्र बनेगा कि मध्यमान बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। प्राप्तांक या पद दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, सभी प्राप्तांकों या पदों के योग में प्राप्तांकों की कुल संख्या से भाग देने पर मध्यमान प्राप्त होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा का मतलब होता है योग, एक्स है यहाँ पे पद और जो एन है वो है पदों की संख्या। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। ठीक है, 19 में आया हुआ है, ए को 20, बी को 23, फिर 27, 18, 17, 13, 24, 22 ये कुछ अंक बच्चों को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकलेगा कि मध्यमान बराबर प्राप्तांकों का योग। ये जो भी आपको ऊपर ये दिया हुआ है इन सबको क्या करना है, पहले हमें क्या ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी इनकी संख्या है, संख्या में पहले ही पता है प्रश्न में दे दी कि 8 विद्यार्थी हैं तो 8 संख्या है तो उस 8 से क्या कर देंगे भाग। तो देखिए यहाँ सबको पहले ऐड कर लिया और उसके बाद 8 से कर दिया डिवाइड। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 जाएगा। ठीक, फिर 16 जाएगा, फिर 4 में जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 भर जाएगा नीचे, फिर 4 पंजे 20, सॉरी 8 पंजे 40। ठीक है, ऐसे करके ये आपका भाग चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में छात्रों का प्राप्तांक 20, 21, 22, 25, 30 था, उसका मध्यमान ज्ञात कीजिए। तो मध्यमान बराबर क्या होता है, प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। प्राप्तांक क्या है, 20, 21, 22, 25, 30, इन सबको ऐड कर लेना है। संख्या कितनी है इनकी, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन खुद करिएगा, सॉल्व करिएगा। इसका आंसर है 23.6। ठीक है, आप आंसर अपना चेक कर लेना इतना आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन में शायद आपने कहीं मिस्टेक कर दी होगी। नेक्स्ट है माध्य का प्रयोग, यानी कि मध्यमान का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग तो यही हो जाएगा कि जहाँ पे हमें सबसे अधिक विश्वसनीय या सबसे अधिक शुद्ध मान प्राप्त करना हो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। देखिए, जब अधिक विश्वसनीयता या वैधता की आवश्यकता हो तब प्रयोग किया जाता है। वितरण में प्रत्येक मान को महत्व देना हो। ठीक है, मध्यमान या औसत जो भी निकल के आता है ना, उससे क्या होता है कि एक वो मान निकल के आता है जो सबके बारे में सबको महत्व दे के बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि औसत यानी कि सभी का, अगर कोई कम संख्या है उसका भी वही है और ज़्यादा है उसका भी वही है। ठीक है, तो सबको ये महत्व देता है। ठीक है, तीसरा क्या, यदि हमें 2 या 3 श्रृंखलाओं की केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना करनी हो। 2 या 3 श्रृंखला का मतलब हुआ कि एक श्रृंखला दे दी, 2 श्रृंखला दे दी और तीसरी दे दी। तो इन जब तीनों श्रृंखलाओं में कौन बड़ी है कौन छोटी क्या है तो वो निकालना हो तो हम इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। तो हम इसकी आसानी से तुलना कर सकेंगे। नेक्स्ट है माध्यिका या मध्यांक। तो वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है माध्यिका कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपका आंकड़ा दिया है, ठीक है, कोई भी आंकड़ा दिया है तो इसमें एक मान ऐसा निकल आएगा बीच का मान जिसके इधर भी संख्याएं बराबर होंगी, जो भी संख्या दी गई हैं आंकड़े की, और इधर भी संख्याएं बराबर होंगी। जैसे देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो इसका मध्यांक क्या होगा या माध्यिका, बीच वाला नंबर 5 हो गया। यानी कि 5 के इधर भी देखिए 1 और 2 ही संख्या है, 5 के इधर भी कितनी है, 2 संख्याएं। तो माध्यिका वही होती है कि किन्हीं प्राप्तांक और समूह का वह मध्य बिंदु होता है जिसके ऊपर नीचे दाएं बाएं, अगर ऐसे आंकड़े लिखे हुए हैं तो ऊपर नीचे हो जाएगा
और अगर इस तरीके से आंकड़े लिखे हुए हैं तो दाएं बाएं हो जाएगा। ठीक है, प्राप्तांकों की संख्या क्या हो, बराबर हो। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सम और विषम। ठीक है, लेकिन उससे पहले माध्यिका ज्ञात करने में हमें करना क्या होता है कि हमें जो भी हमें आंकड़े दिए हैं उनको हम या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। आरोही मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीज होना, यानी कि बढ़ना, और अवरोही होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में। ठीक है, किसी एक क्रम में आप लिख लो, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया जाएगा आपका। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए, जब आंकड़े विषम होंगे यानी कि जो भी संख्याएं दी हैं जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है, अगर आंकड़े विषम है, विषम का मतलब हुआ कि अगर इनको हम काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर प्राप्त हुआ। 5 विषम है कि सम है, तो 5 होता है विषम। अब सम क्या होते हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाएं, आपकी 2 से विभाजित हो जाए पूरी पूरी, वो होती हैं सम, जो नहीं होती हैं वो होती हैं विषम। तो यहाँ पर विषम निकला ना, तो विषम के लिए फॉर्मूला होता है कि माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। n का मान 5 था ना, यहाँ पर 5 रखिए, +1/2वां पद। ठीक है, वहाँ पद जरूर लगाना है। 5 + 1 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 6/2वां पद। ठीक है, और 6 में भाग देंगे 3 का, तो 3वां पद। अब देखिए ये जो आंकड़ा आपका था, इस आंकड़े में तीसरा पद कौन सा था, 1 2 3, 5 निकल आया तीसरा पद। तो इस तरीके से आपका निकलता है माध्यिका में। ठीक है, आंकड़े सम होंगे तो सम आंकड़े के लिए सेम वैसे ही, बस वहाँ पर 5 था, यहाँ पर कोई सम संख्या होगी, तब आपका क्या होगा सूत्र कि n/2वां पद, पहले n/2वां पद निकालेंगे, फिर n/2 + 1वां पद, और उसके बाद सभी में क्या करेंगे, आप 2 का भाग दे देंगे। ट्रिक भी बता दूंगी मैं आपको, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ट्रिक से आप कर सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक से निकालना। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राप्तांकों में मध्यमांक निकालिए। तो पहले इन आंकड़ों को क्या करेंगे, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ा आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, सबसे छोटी संख्या से बड़े की तरफ आरोही में व्यवस्थित किया, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आरोही का मतलब होता है इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो कर लीजिए, देखिए 6 6 7 7 10 10 11, इस तरीके से इसको लिख लिया। तो अब देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद है ना, तो 7 n क्या है, विषम है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और उसमें थोड़ा सा अंतर है फॉर्मूले में, इसलिए अच्छे से इन फॉर्मूले को 2 2 बार 3 3 बार लिख के अच्छे से याद कर लेना आप लोग। ठीक है, 7 + 1/2वां पद, और 7/1 को अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। 8/2वां पद, 8 को काटेंगे तो 4 बचेगा, तो 4वां पद क्या है आपका, 1 2 3 4, 4वां पद 7 है, इसलिए जो आपका मध्यांक है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसको ट्रिक से बताती हूँ तो ट्रिक से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये आपका लिखा हुआ था ना आंकड़ा, ठीक है, अब इस आंकड़े में क्या करना है आपको, एक एक अंक काटते हुए चलना है। ठीक है, एक पीछे से एक आगे से। तो विषम वाले में आपका जो भी अंक बचेगा वही हो जाता है आपका माध्यिका या मध्यांक। 7 बचाना, यही आपका माध्यिका या मध्यांक हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, मध्यांक निकालिए। आपको आंकड़ा ये दिया गया था 3 2 4 7 3 8 7 6। ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, पदों की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है ना, विषम है। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2वां पद। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग खुद टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब इसको अगर ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक से क्या है, एक एक करके काटते जाइए, जो भी आपका मिड में बचेगा वही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट आइए सम की तरफ। अब क्या है, आंकड़े सम होंगे। ठीक है, तब माध्यिका निकालेंगे कैसे, पहले तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। कर लिया, यहाँ पर ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब इनको काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, यानी कि सम है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n/2वां पद। ठीक है, यानी तो फिर यहाँ पर n/2 + 1वां पद, फिर आपका क्या आ जाएगा, n/2
सॉरी हाँ n/2 वहाँ पर। अब इस n का मान क्या था 10 था, तो n का मान 10 रख दिया, 10/2 वहाँ पर। यहाँ पर भी फिर आ जाएगा 10/2 + 1 वहाँ पर। ठीक है, इसको काटेंगे 2 से तो 5 बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर भी काटेंगे तो भी आपका 5 ही बचेगा। यहाँ पर 5वां पद आ जाएगा, यहाँ पर 5 फिर +1 वहाँ पद आ गया। ठीक है, फिर यहाँ 5 तो बचेगा ही, यहाँ 5 और 1 6वां पद हो जाएगा /2। अब 5वां और 6वां पद आप देखिए कहाँ गया, 5वां और 6वां पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 5। 5वां पद 15 निकला और 6वां पद क्या निकला 16। 15 और 16 को ऐड करके फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस आंकड़े में भी ट्रिक देख लीजिए क्या करना है, वैसे ही करना है कट करके। तो पीछे से काटते हुए आइए, एक इधर से काटे, एक इधर से, फिर एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। अब जो भी बचे 2 बच गए ना मान, सम में आपको हमेशा 2 मिलेगा और विषम में 1 मिलेगा। तो विषम में जो भी 1 मिलेगा वही मान हो जाएगा, सम में आपको जो 2 मिलेंगे इन 2 को कर लीजिए ऐड। ठीक है, इन 2 को ऐड कर लीजिए, यानी कि 15 और 16 को हम ऐड करेंगे और भाग दे देंगे 2 से। ठीक है, 15 16 को ऐड करके भाग दे देना 2 से, तो वही आपका निकल आएगा माध्यिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका निकालिए। तो इस क्वेश्चन की जो माध्यिका होगी वो आप निकाल के मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक सबसे इजी है आपका इन तीनों में। जो भी आपको बड़ा लंबा चौड़ा आंकड़ा दिखाई देना, उसमें जो संख्या ज़्यादा बार आई है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, वही संख्या बहुलक होती है। देखिए, बहुलक वह मान है जो प्राप्तांकों में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति अधिक होती है, बहुलक कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया था आपका वेरी शॉर्ट में 2018 में, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में या दिए हुए प्राप्तांकों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बहुलक। जो सबसे अधिक बार आएगा वो आपका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, जैसे एक आंकड़ा मैंने दिया हुआ है नीचे, 1 10 16 3 18 2 4 4 5 6 16 13 16 18 16। ठीक है, इसमें आपका देखिए सबसे बार क्या आया है, थोड़ा जूम कर दूं तो देखिए इन सब में सबसे अधिक बार क्या आया है, 16 यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, 4 बार 16 आया है। 18 कितनी बार आया है, 18 आपका 2 बार आया है। 4 भी आपका 2 बार आया है, बाकी तो कोई मिल नहीं रहा। तो सबसे अधिक बार क्या आया, 16 आया है ना, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 16। इसकी आवृत्ति कितनी है, इसकी आवृत्ति की बात करें तो 1 2 3 4 इसकी आवृत्ति है। ठीक है, अच्छा यहीं पर मैं आपको छोटा सा टैली चिन्ह बता देती हूँ। टैली मार्क क्या होते हैं, जैसे इसकी आवृत्ति कितनी थी अभी 4 थी ना, इसको हम टैली, अब इस 4 संख्या को टैली मार्क से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे प्रदर्शित करते हैं वो देखिए, इस तरीके से लाइनें खींची जाती हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 को टैली चिन्ह में इस तरीके से लिखा जाएगा। 4 को टैली चिन्ह में इस तरीके से, इस बॉक्स के अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये 4 लाइन, ये 4 को प्रदर्शित करेंगे किसमें, टैली मार्क्स में। ठीक है, टैली चिन्ह में। अब 4 से बड़ा हो गया, जैसे 10 को प्रदर्शित करना है, 10 को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4। जब 5 हमें दर्शाना होगा तो हम इसको कर देंगे क्रॉस, फिर अगला स्टार्ट हो जाएगा। 5 हो गए यहाँ तक, 6 7 8 9, 10 को बताना था ना, तो फिर 5 के लिए क्रॉस करेंगे, यानी कि हर 5वीं लाइन के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, हर 5 के लिए क्रॉस करेंगे। ठीक, 9 को दर्शाना है तो 9 को कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उतनी ही लाइनें खींचनी, लेकिन याद रखना कि हर 5वीं लाइन पे हमको ये तिरछी लाइन एक खींचनी होगी। ठीक है, तो बहुलक समझ गए आप, बहुलक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, बहुत इजी है। जो संख्या ज़्यादा बार आएगी वही संख्या बहुलक होती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। परिसर, परिसर क्या होता है, तो परिसर को देखिए, परिसर का मतलब ये हुआ कि अधिकतम जो भी आपका, जैसे यही पहला वाला आंकड़ा हम ले लेते हैं, इस आंकड़े में क्या करना है, हमें जो अधिकतम मान है वो लेना है और जो न्यूनतम मान है वो लेना है। कोई भी आंकड़ा आपको दे दिया जाए, उस आंकड़े में अधिकतम यानी कि उच्चतम मान, जो सबसे ऊंचा मान, सबसे अधिक मान होगा वो, और जो सबसे न्यून मान होगा वो लेना है। ठीक है, और उस अधिक मान में से न्यून मान को माइनस कर देंगे, जो भी निकल के आएगा वो आपका परिसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे ज़्यादा मान क्या था आपका, सबसे ज़्यादा मान था 18।
18 से बड़ी कोई संख्या नहीं है इस पूरे आंकड़े में। सबसे छोटी संख्या कौन सी? सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 से छोटी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब इसका परिसर क्या निकलेगा? इसका परिसर निकलेगा 18 अधिक मान, मतलब उच्चतम सीमा 18 है और 18 में से क्या है 1 को कर देंगे माइनस, तो आपका जो 17 है वो निकल आएगा परिसर। ठीक है, परिसर को याद रखना, उच्चतम सीमा या उच्च सीमा से में से न्यून सीमा घटाते हैं और आपका परिसर निकल आता है। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए, यदि आंकड़े अवरोही क्रम, यहाँ पर आरोही क्रम भी हो सकता है, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में रखे गए हैं और आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षणों को हटा दे तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। मतलब ये कि कोई भी आंकड़ा इस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स में आपको व्यवस्थित किया हुआ मिला है और इस आंकड़े के चरम प्रेक्षण यानी कि यहाँ से कोई आंकड़ा हटा दें और यहाँ से आंकड़ा हटा दें तो कौन कौन से मान प्रभावित होंगे। सबसे ज़्यादा आपका प्रभावित होता है माध्य और बहुलक। माध्यिका पे कोई असर नहीं पड़ता। देखिए मैंने आपको जो माध्यिका की ट्रिक बताई थी उसमें मैंने क्या बताया था कि एक इधर से काटते हुए चलना है, ऐसे ऐसे काटते हुए चलिए, जो बीच वाला मान है वो आपको मिल जाएगा विषम में, और अगर सम है तो बीच के जो दोनों मान होंगे उनको ऐड करके 2 का भाग देके आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपने क्या किया, अगर उनके कहने के अकॉर्डिंग हम इधर वाले मान हटा दें तो भी माध्यिका पे तो कोई असर नहीं पड़ना। असर किस पे पड़ेगा? असर पड़ेगा माध्य पे, ठीक है, और असर पड़ेगा बहुलक पे। ठीक, तो इन चीज़ को याद रखना कि अगर कोई भी आंकड़ा आरोही या अवरोही क्रम में है और उसमें से हमने दोनों छोर से एक एक मान हटा दिया तो कौन प्रभावित होगा? तो आपका माध्य और बहुलक प्रभावित होता है, माध्यिका प्रभावित नहीं होती। आज की क्लास में बस इतना ही। आपके इस चैप्टर में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ये, और उधर सांख्यिकी का महत्व इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लेना। बाकी आपका रिवीजन होता रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अति लघु आपको करवा दिए जाएंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।